नमस्कार। देखिए, हम आपको पॉलिटी भाग 2 बता रहे थे, ठीक है। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। मैंने आपको 11 तक बता दिया था। अब उसके आगे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें और बता देते हैं, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक, 11 तक है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आपको हम बताते हैं पासपोर्ट क्या होता है, ठीक है। आपको सभी लोगों को पता भी होगा, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं पासपोर्ट क्या होता है। जैसे सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया ये अपना देश है और ये आपका दूसरा देश है, ठीक है, यानी विदेश है, समझ लो, ठीक है। पराया देश है, विदेश है, ये आपको विदेश है। जब आप अपने देश से किसी अदर कंट्री में जाते हो, यानी जब आप अपने देश से विदेश में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आपको भारत सरकार से यहाँ से विदेश जाने की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। तो भारत सरकार आपको एक डॉक्यूमेंट बना करके देती है, ठीक है, जिसका नाम होता है पासपोर्ट। क्या नाम होता है? पासपोर्ट नाम होता है। पासपोर्ट यानी पोर्ट, जैसे सी पोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक है, उससे उसके लिए एक पासपोर्ट बनता है। तो जब ये होती है अनुमति, आपको अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है विदेश कैसे जाने की, ठीक है, जाने की क्या अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद जब आप विदेश जाते हो तो कहाँ जा रहे हो, किस देश में जा रहे हो, कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। तो वो देश जो आपको बुला रहा है, यानी जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो, वो देश आपको अपने यहाँ आने की अनुमति देता है, ठीक है, आपको हाँ अपने यहाँ आने की परमिशन देता है कि आप हमारे यहाँ आ सकते हो। तो वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, यानी उस डॉक्यूमेंट को हम वीज़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीज़ा। उस डॉक्यूमेंट को हम वीज़ा बोलते हैं। ये होता है अनुमति आने की, ठीक है। यानी ये वाला जब आपको बोलेगा तो आने के लिए तो बोलेगा कि आप यहाँ पे आ जाइए, अनुमति आने की। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप पासपोर्ट बनवाते हो, ठीक है, तो आपको विदेश जाने के लिए, ऐसा नहीं कि आपने पासपोर्ट बनवा लिया तो मतलब किसी भी देश में जा सकते हो ना, ऐसा नहीं है। आपको जिस देश में जाना है वहाँ पर आपको जाने के लिए, ठीक है, अपने देश में तो पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, यानी आप एयरपोर्ट से गुजरने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप जिस देश में जा रहे हो तो वहाँ पर क्या दिखाओगे, यानी आपके पास किस देश का वीज़ा है, तो वो जो डॉक्यूमेंट देता है जो दूसरा देश, जो पराया देश, जो विदेश, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वीज़ा बोलते हैं, ठीक है। आजकल मोस्टली जो पासपोर्ट होता है, देखो पासपोर्ट में बेसिकली आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका ये जांच करती है कहीं पर आप आपराधिक रिकॉर्ड तो आपका नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई क्रिमिनल कांड करके या कोई ऐसी गतिविधियां करके आप विदेश में भाग रहे हो, ठीक है। चूँकि अगर आप इंडिया के लेवल के अंदर ही हो तो आपको पकड़ना बहुत ही मतलब आसान हो जाता है। अगर आप एक अब्रॉड अगर आप जा करके उसमें जाते हो तो वहाँ पर आपको ढूंढना, यहाँ पर आपको लाना, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें मतलब मुश्किल भरी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि हम ला नहीं सकते वहाँ से, ठीक है, लेकिन चीज़ें वो काफ़ी कठिनाइयाँ भरी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से वैलिड प्रूफ होता है, आपका पूरा नाम, पता, गांव, आप कहाँ रहते हो, आपकी पूरी छानबीन आएगी, पुलिस आपके घर पे आएगी, पूरी छानबीन करेगी। दो वेरिफिकेशन होते हैं, एक नहीं दो। ये तो अब तो खैर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, ठीक है, हर चीज़ आपका चेक किया जाएगा, तब आप एलिजिबल हो विदेश जाने के लिए, यानी तब आपको भारत सरकार परमिशन देगी कि अब आप किसी भी देश में जा सकते हो। अब आप जिस देश में जा रहे हो उस देश में जाने के लिए वहाँ से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। आने का मतलब हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, आपके यहाँ पढ़ना चाहते हैं, आपके यहाँ घूमना चाहते हैं, आपके यहाँ बसना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी करोगे तो वो आपको उतने दिन तक का ही आपको वीज़ा बना करके देगा, ठीक है। ये कितने भी रुपए का हो सकता है, जैसे आप टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे चलता है, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा जाओगे, सपोज करो आप विदेश घूमने जा रहे हो तो टूरिस्ट वीज़ा बड़े आसानी से मिल जाता है, वहाँ के रहने के लिए या फिर इस तरीके से पढ़ाई शिक्षा करने के लिए, या आप जो भी आप जाते हो तो उसके लिए वीज़ा का थोड़ा सा कठिनाइयाँ भरे हो सकता है, मतलब बनता है लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है। तो आपको यहाँ पर वीज़ा समझ में आया कि अगर आप दूसरे देश जा रहे हो, जैसे सपोज करो इंडिया भी कई लोगों को टूरिस्ट वीज़ा देती है, ठीक, घूमने के लिए। तो यहाँ पर वो वीज़ा जो लेकर के जो विदेशी जो सैलानी आपने देखा होगा दिल्ली के लाल किला कई में,
ठीक है। तो जहाँ पे सैलानी आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं, कितने दिन के लिए रहेंगे, इतने दिन बीते यहीं पे खाएंगे, अपने पैसों से खाएंगे, जो पैसा वहाँ से लेकर के आते हैं यहीं पे खाएंगे, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे सारी चीज़ें खरीदेंगे, टेम्पो में बैठेंगे, ऑटो में बैठेंगे, टैक्सी करेंगे, और जो चीज़ खरीदेंगे तो यहीं पे खरीदेंगे। जिन देशों के पास हमारे अच्छे संबंध हैं वहाँ पर वीज़ा नहीं लगता है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये दो छोटे कंट्रीज़ हैं, इनके साथ कभी भी हमारा वीज़ा नहीं लगता, यानी बड़े आसानी से हम नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से बड़े आसानी से वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कोई इशू नहीं होता है। जब हम किसी बड़े कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमको क्या एक प्रॉपर तरीके से वीज़ा लेना पड़ता है, उसमें कितना दिन भी लग सकता है और कितना भी कास्ट उसमें से आपका लग सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वीज़ा ले रहे हो। अगर आप रहने के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा दिन में बनेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो थोड़ा कम लगेगा, घूमने जा रहे हो थोड़ा और कम उससे लगेगा, ठीक है, बड़े आसानी से मिल जाता है। कुछ देश तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है, जैसे सपोज करो आप इंडिया से कहीं पर, सपोज करो आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हो, ठीक है, या आप इंडिया से जापान जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, ठीक है, आप विदेश जा रहे हो, तो वहाँ पर आप पहुंच जाइए, ठीक है, वहाँ पर क्या आप पहुंच जाइए, यानी एयरपोर्ट में उनके पहुंच जाइए, और उनके एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद में आपको वहीं पर वीज़ा, यानी वीज़ा ऑन अराइवल कि आप पहुंच चुके हो, हमको वीज़ा दे दीजिए, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है। तो वो विद इन द आवर्स आपको वहीं पे बना करके वो लोग दे देते हैं आपको घूमने के लिए। ये बेसिकली टूरिस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं होता है, ये बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। यानी जिन देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं उसमें से कोई कठिनाई नहीं होती है, और जिन देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है उसमें तो वीज़ा कभी मिलता भी नहीं है। जैसे एक समय यह था कि अमेरिका ने पीएम मोदी को वीज़ा तक नहीं दिया था, लेकिन बाद में उसको देना पड़ गया, ठीक है। तो ये आपको पासपोर्ट और वीज़ा समझ में आ गया कि पासपोर्ट किसे कहते हैं और वीज़ा किसे कहते हैं। अब बात करते हैं CAA। देखो CAA क्या है, लॉकडाउन के पहले इसने इतना उत्पात मचाया कि लोगों को थोड़ा सा समझने पे कठिनाइयाँ हुई कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। जो CAA था, ठीक है, बेसिकली ये एक नागरिकता संशोधन बिल लाया गया। मैंने आपको बताया था कि 1955 में जो नागरिकता अधिनियम था, ठीक है, इसको संशोधित करके, यानी उसमें से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके एक अलग से बिल लाया गया जिसका नाम था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये एक बिल पारित किया गया संसद में, और इसके बाद में जब राष्ट्रपति ने, ठीक है, किसने, राष्ट्रपति जी ने जब इसमें साइन कर दिया तब ये बन गया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये 2019 में बना था। देखिए बेसिकली है क्या, ठीक है, ये चीज़ वहीं से चली आ रही 1955 से, लेकिन इनके इस तरीके के ऐसे नाम दिए गए कि लोगों को समझने में कठिनाई हुई और लोगों ने काफ़ी इसमें दंगे फसाद भी हुए 2019 में। अब देखिए इसको समझते हैं कि CAA है क्या। देखिए CAA में बेसिकली ये बोला गया है कि धार्मिक रूप से सताए हुए वे लोग जो मोस्टली आपको 3 कंट्रीज़ में मिलेंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ये केवल 3 देशों के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। बांग्लादेश, चूँकि यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को बहुत सताया जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को बहुत मारा काटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आप याद रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान इधर हो गया और इधर पड़ता है आपका ये अफ़गानिस्तान, ठीक है। यहाँ से आए हुए ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, या तो वो हिंदू हो सकते हैं, या तो वो जैन हो सकते हैं, या तो ईसाई, या तो पारसी, या तो सिख, या तो बौद्ध, वो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो वहाँ पर कैसे अल्पसंख्यक हों और क्या रिलीजियस परसिक्यूशन हो, मतलब धार्मिक प्रताड़ना, यानी धार्मिक रूप से सताए हुए लोग हों, वो लोग अगर इंडिया में अगर आए हैं तो उनको हम भी नागरिकता देंगे। लेकिन कब देंगे? उनको हम देंगे अगर वो इंडिया में 2014 यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले वो अगर भारत में आ गए हैं तो उनको हम CAA के तहत नागरिकता दे सकते हैं, यानी दे देंगे। ये बात इसमें बोली गई है कि फिर से सुनो एक बात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए वे लोग जो अपने देश में धर्म के नाम पर सताए हुए हैं उनको हम CAA के तहत नागरिकता दे देंगे, बशर्ते वो 2014 से पहले आए हुए हों। अगर 2014 के बाद आए हुए होंगे तो हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। अब एक बात सुनिए,
1955 में हम नागरिकता जो संशोधन जो था आपका, जो नागरिकता अधिनियम था, उसमें हम कितने तरीके से नागरिकता दे रहे थे? 5 तरह से नागरिकता दे रहे थे, ठीक है। उस 5 तरह से में आपका जो पहला था वो था आपका जन्म के आधार पर, ठीक है। इसके बाद आपका था वंश के आधार पर, वो तो आपको मतलब अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो मिल ही जाएगा, अगर आपके वंशज भारत में है तो आप ऑटोमेटिक उनके नागरिक हैं, ठीक है। इसके बाद था पंजीकरण। पंजीकरण में कितने साल था? आपका 7 साल था। अगर आप भारत में 7 साल तक रह जाते हो तो पंजीकरण विधि से संसद आपको नागरिकता, यानी गृह मंत्रालय, जो संसद का गृह मंत्रालय, वो आपको नागरिकता दे सकता है। इसके बाद में था देशीकरण। देशीकरण में 10 साल का टाइम दिया गया था। तो अब अगर ध्यान से सोचो, इसमें 2014 डेट क्यों दी गई? 2014 से पहले किसकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। इसके बाद किसकी सरकार आई? भाजपा की सरकार आई, ठीक है। तो 2014 में अगर कोई, अगर यहाँ पर भारत में अगर पहले आ गया था, ठीक है, तो 2000 ये आपका 21 में 7 साल अगर इसमें आप जोड़ दोगे तो 2021 में उसको वैसे भी नागरिकता मिल जाती, ठीक है। तो ये आप, तो इसका सीए लाने का कोई ज़्यादा मतलब कोई मतलब नहीं था। सीए बेसिकली इस तरीके से लाया गया, वो तो आप जानते हो, इसका चुनावी मुद्दा इसका कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक। अगर सीएए अगर ना ही लाते, एक 1955 के पंजीकरण में छोटा सा संशोधन कर देते, रिलीजियस परसिक्यूशन अगर वो लोग शब्द जोड़ देते तो हम लोग बड़े आसानी से ये इसी के आधार पर नागरिकता ले सकते थे। लेकिन अब जानते हो चुनावी माहौल है, इनको भी अपनी काम करना है, ठीक है। तो इसमें से यही चीज़ बताई गई, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो सीएए में क्या बताया गया? 2019 में ये बिल आपको लाया गया, इसके बाद पारित हुआ तो एक्ट बन गया सीएए, ठीक है। 21 दिसंबर 2014 की डेट रखी गई। इससे पहले जो भारत में इन 3 देशों से आए हुए हैं और वो धार्मिक रूप से सताए हुए होने चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा ना। इसके बाद में आपको ये कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें से इतना दंगे क्यों खड़े हो गए? इसमें से मुस्लिम शब्द नहीं मतलब बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि हमने क्या किया, हमने माइनॉरिटी वालों को क्या कर रहे हैं, नागरिकता हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से मुस्लिम नहीं बोला गया था। और पाकिस्तान माइनॉरिटी नहीं, अगर पाकिस्तान से जो लोग आएंगे वो माइनॉरिटी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान एक बहुसंख्यक कैसा मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पर कई सारे दंगे हुए कि यहाँ पर मुस्लिम को क्यों नहीं मतलब नागरिकता दिया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ बोली गई थी कि यहाँ पर जो धर्म के सताए हुए होने चाहिए 31 दिसंबर 2014 के पहले आने चाहिए, ठीक है। और वो आपके जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बट कैसे होने चाहिए? माइनॉरिटी होने चाहिए और रिलीजियस परसिक्यूट होने चाहिए। उसके तहत हम सीए के तहत हम 2019 में जो आपका एक्ट बना था उसके तहत हम इनको नागरिकता दे दें। अब आता है, ये इतना तो लोगों को समझ आ ही गया था उस समय तक, मीडिया ने कई समय तक इसको उछाला और इसमें से काम भी चला। इसके बाद में इतना चीज़ ठंडी नहीं हुई थी, एक चीज़ और सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया जिसका नाम पड़ा एनआरसी। देखिए ये क्या होता है एनआरसी, ठीक है। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी नागरिकों का एक राष्ट्रीय एक रजिस्टर बनना चाहिए। कहाँ पर? ये मोस्टली आपका असम पे आया था। एनआरसी पूरे भारत के लिए नहीं आई थी। एनआरसी समस्या क्या है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर है पाकिस्तान और यहाँ पर है आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो ये पूर्वी पाकिस्तान वाले इस पाकिस्तान वाले को मार रहे थे। तो यहाँ पर जब शेख मुजीबुर रहमान जब यहाँ पे इलेक्शन जीत गए थे तो ये लोग उनको उस राजगद्दी पे बैठने नहीं दे रहे थे, ठीक है। बोल रहे थे कि तुम नीच हो, मतलब इस तरीके के वो लोग ऐसे शब्दावली वो लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। तो जब ये लोग इनको ऐसे बोल रहे थे तो ये लोग इनको मार रहे थे। जब यहाँ पे मार रहे थे, इनकी जब फौज यहाँ पे आकर के मार रही थी तो ये लोग इधर उधर भागने लगे। तो यहाँ पर एक राज्य पड़ता है इंडिया का असम, ये लोग काफ़ी हद तक असम पे ये लोग घुस गए थे, ठीक है। यानी ये इलीगल तरीके से ये क्या इंडिया के अंदर आ, जब ये लोग आकर के असम पे जब घुस गए, जब असम पे घुस गए तो यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो फिर इसके बाद एनआरसी ये सीए के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक एनआरसी लाइए और इसको असम पे लागू कराइए। जो लोग असंवैधानिक तरीके से असम पे रह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करिए, उनको बाहर भेजिए। बाहर भेजिए का मतलब है कि उनको नागरिकता दे दीजिए। तो किनको दे दीजिए? उनको 24 मार्च 1971 से पहले
पहले जो असम पे रह रहे हैं उनको नागरिकता दे दीजिए, और इसके बाद में जो मतलब भाग कर इसके बाद जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है, वो लोग अपने देश जा सकते हैं या उनको वापस वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात इसमें बोली गई। तो अब देखिए रियल में इसमें क्या हुआ, इसमें से जो डेट आएगी आपकी आई 24 मार्च, ठीक है, 1971। भाई बांग्लादेश का गठन 1971 के बाद ही हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली डेट सिलेक्ट की गई कि इससे पहले असम पे जो लोग रह रहे हैं उनको हम एनआरसी के तहत नागरिकता हम दे देंगे। ठीक है, यानी इनका जो रजिस्टर बनेगा उसमें से क्या, उसमें से असम के जो लोग हैं वहाँ पर, यानी हम ये मान लेंगे कि जो वो जेन्युइन असम वाले हैं वो क्या हैं, वो इधर उधर से भाग करके नहीं आए, यानी वो ये जो पाकिस्तान वाले थे, पूर्वी पाकिस्तान वाले, ये वाले यहाँ पर नहीं आकर के घुसे हुए हैं। वो जो असम के हमारे अपने लोग थे वो लोग रह रहे थे, तो उनके एक तरीके से प्रॉपर तरीके से जांच हो जाएगी कि हमारे लोग कितने थे, और बाद में जब ये लोग दंगे कर रहे थे तो यहाँ से कितने लोग आकर के असम पे घुसे, उसकी प्रॉपर जांच करने के लिए एक रजिस्टर जा करके इसमें बनाया जाए, उन नागरिकों का रजिस्टर बनाया जाए। तो मोस्टली ये समस्या असम तक ही थी। इसके बाद ये समस्या यहाँ सीमित नहीं थी। ठीक है, गुजरात में नहीं थी, आपका महाराष्ट्र में नहीं थी, ठीक है, राजस्थान पे नहीं थी। ये समस्या यहाँ तक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो उसी तरीके से था। पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में होने के बाद में ये बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये हुआ तो इसमें से सरकार ने ये कहा कि आप हमको 30 डॉक्यूमेंट आपको हम दे रहे हैं, उन 30 डॉक्यूमेंट में से कोई आप हमको 2 डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। आप हमें 2 ना दिखाइए, कोई एक ही डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, तो हम ये मान लेंगे कि आप रियल मतलब हिंदुस्तानी हो, आप जेन्युइन रूप से आप इंडिया में रह रहे थे पहले से। तो सपोज करो आप कुछ भी दिखा दो, आपने कोई ज़मीन है लिया है वो दिखा दो, आपका कोई बीमा है वो दिखा दो, या आपका कोई बैंक का कोई रिकॉर्ड है तो वो दिखा दो। ठीक है, आधार कार्ड इसमें आएगा नहीं, क्योंकि जब तक तो आधार कार्ड पहले था ही नहीं। ठीक है, इस तरीके का कोई भी मतलब जो प्रूफ है आप सरकार को दिखा सकते हो। अगर सपोज करो आपके पास 24 मार्च 1971 के पहले का कोई प्रूफ नहीं है तो आप क्या करोगे, तो भी सरकार आपको 4 महीने का समय देती है। ठीक है, कि आप अपनी व्यवस्था कर लो। ठीक है, कहीं से मतलब जुगाड़ कर लो, बनवा लो, या किसी से मतलब आपका मतलब या किसी से पहचान करवा लो, उस तरीके से जो अपने लेवल पे होते हैं वो डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। 4 महीने का समय दिया गया कि आपके पास 4 महीने का समय है, आप मतलब आप डॉक्यूमेंट कोई ला करके दिखा दो। फिर भी सपोज करो हमको ना मिला डॉक्यूमेंट 4 महीने बाद, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या हमको भगा दिया जाएगा? नहीं, आपके पास फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये साबित कर दो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये साबित कर दो कि नहीं हमारा ये डॉक्यूमेंट खो गया है, हम यहीं रहते थे। अरे भाई कहीं रहते ना होगे तो कहीं ना कहीं ज़मीन लिए होगे, मकान लिए होगे, रेंट पे रह रहे होगे, रेंट एग्रीमेंट बनाए होगे, कोई ना कोई तो आपको जानेगा, कोई ना कोई आप तो पहचानेगा, मकान मालिक तो आपको पहचानेगा ना, कोई ना कुछ तो मतलब जानता होगा। जिस आप गाँव में रह रहे होगे तो अब बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा है 1971, तो कोई ना कोई आपको पहचानेगा ना, वो आकर के बता देगा कि नहीं हाँ साहब ये इनको हम जानते हैं, ये यहाँ पर पहले से है, ये हमारे यहाँ रहते थे, हमारे रूम पे रहते थे। ठीक है, फिर भी अगर सुप्रीम से सपोज करो आप सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाते हो तो यकीन मानिए कि आप बांग्लादेश से भाग करके आए हो, यानी आप हिंदुस्तानी हो ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मांगा गया है कि जो लोग जेन्युइन होंगे तो वो हमारे अपने लोग होंगे, और जो लोग 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या था कि वो लोग हमारे अपने नहीं है। तो जो लोग बचेंगे, ठीक है, उनको क्या, उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। तो ये पहले संख्या तो लाखों में थी, ठीक है, घट बढ़ करके टोटल ये 7 लाख के आसपास, 700, ठीक है, 7,07,000, तो ये 7 लाख के आसपास ये जनसंख्या निकली है। तो इनको प्रति व्यक्ति 55 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट ने तय किया कि 55 रुपये के हिसाब से इनको प्रतिदिन का खाना इनको दिया जाएगा। 700,000 यानी 7 लाख व्यक्तियों को 55 इंटू और 1 साल का निकाल लो, 365 कर दो। ठीक है, ये कितना रुपया, बहुत रुपये हो जाते हैं। यानी ये हमारे पैसों से खाएंगे, डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। डिटेंशन सेंटर क्या होता है, इनको एक कमरे पे रखा जाएगा, जेल मतलब जेल नहीं है बट वो डिटेंशन सेंटर है, यानी इनको डिटेन किया जाएगा, उनको रखा जाएगा प्रॉपर तरीके से, उनको खाना इनको खिलाया जाएगा, बट वे वहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका आया एनआरसी। तो सीएए आपको समझ में आ गया, एनआरसी आपको समझ में आ गया। अब इतना ही मामला ठंडा नहीं हुआ था कि सरकार ने एक और अब इसमें नियम ला दिया, एनपीआर। एनपीआर क्या है, तो ये देखो, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एनआरसी समस्या जो है वो पूरे भारत के लिए नहीं है, वो असम के लिए। और अभी भी असम में एनआरसी लागू है,
अभी भी असम में ही, असम पे आई, असम पे लागू, असम से ही खत्म हो गई, ठीक है। एनआरसी समय से पूरे भारत में नहीं है, तो इसीलिए सभी को किसी को पैनिक होने की नीड नहीं है, ठीक है। अब देखिए बताते हैं एनपीआर क्या होता है। देखिए एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक बनाया जाएगा एनपीआर, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखिए ये क्या है, देखिए ये एक तरीके का जनसंख्या की गणना ही है, बट वो पुरानी वाली जनगणना नहीं है, ये एक मॉडर्न तरीके की जनगणना है। यानी इसमें से ये देखा जाएगा, इसमें से एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाएगी कि आपके लोग, आपके अपने लोग, पूरे भारत में है ये, आपके अपने लोग भारत में कहाँ कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, आपके अपने लोग ही भारत में कितने लोग हैं और इस समय वो लोग कहाँ पर रह रहे हैं, ये बात पता चलेगी हमको एनपीआर से। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे सपोज करो कोई 10 लोगों का परिवार है, ठीक है, उस 10 लोगों के परिवार में आपके 7 लोग सपोज करो आपके कानपुर में रहते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं, कानपुर तो एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद 3 लोग आपके दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब जो जनगणना वाले आएंगे और वो पूछेंगे कि आपका कितना परिवार है, तो आप क्या करोगे, बताओगे 10, तो 10 में वो ये पूछेंगे कि यहाँ पर कानपुर में कितने लोग रहते हैं, तो आप बताओगे 7, तो यहीं पे पूछेंगे कि और बाकी जो आपका 10 का परिवार है तो 7 तो यहाँ पर रहते हैं, बाकी कहाँ रहते हैं, बाकी कहाँ लोग हैं, 3 लोग बचे, तो आप बताओगे कि 3 लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं, ये लोग, ठीक है, 3 लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो ये कितना आ गया, तो 10 आ गया, ठीक है। तो अब जो जनगणना वाले दिल्ली पे जाएंगे वो पूछेंगे कि आप यहाँ कितने लोग हो, तो बोलेंगे हम यहाँ पे 3 लोग हैं। अब यहीं से पूछेंगे कि आपका पूरा परिवार कितना है, यहाँ तो 3 लोग हो और कहाँ लोग रहते हैं, बाकी 7 लोग कहाँ रहते हैं, तो वो बोलेंगे 7 लोग हमारे गाँव में रहते हैं, ठीक है, यानी 7 लोग हमारे कहाँ, कानपुर में रहते हैं, 3 तो हमारे दिल्ली में हो गए, 7 हमारे कानपुर में हो गए। तो अब ये लोग उसी समय जा करके मैच कर लेंगे, क्योंकि उनके डेटाबेस में, अब जानते हो तो सारा काम तो ऑनलाइन हो गया है, डेटाबेस में उनकी सारी पूरी वैल्यू मैच कर जाएगी। तो 10 बराबर 10, ठीक है, यानी 10 बराबर 10, ये उसी समय, तो इसमें एग्जैक्ट फैमिली की गणना हो जाएगी कि कितने लोग हैं और इस समय कहाँ पर रह रहे हैं। तो जो वैल्यू निकल करके आएगी जनगणना की वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, पहले वाले नहीं आएगी कि अब देखो ये पहले देखो कैसे होता था, पहले देखो ये 13 गिना जाता था, कैसे, आपके यहाँ जनगणना वाले आए तो आप पूछोगे हमारे कितने लोग हैं, 10 लोग हैं भाई, हमारे 3 दिल्ली में रहते हैं ये लोग, तो 10 तो यहाँ गिना गया और 3 जा करके दिल्ली वाले ने काउंट करा लिया, ठीक है, तो 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया। उस तरीके के ये लोग बताते नहीं थे, ठीक है। कभी देखा होगा कि इंडिया की जो जनसंख्या है वो कभी एग्जैक्ट निकल करके नहीं आती है। अभी गूगल पे कुछ लिखा हुआ है, पेपर पे कुछ आता है, प्रधानमंत्री कभी मोदी कभी बोल देते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों, इसके बाद कभी बोल देते हैं 140 करोड़ देशवासी, ठीक है, तो वो घटती बढ़ती रहती है। यानी इस तरीके का जो डेटा निकल करके आएगा वो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। एक तरीके का आप इसको बोल सकते हो कि ये आधार का अपडेट वर्जन है, ठीक है, यानी अपग्रेड किया जा रहा है आधार को। इसमें भी आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, फिंगर डेमोग्राफिक लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसमें से अच्छा ऐसा नहीं है कि ये हमारा ये अगर मतलब हो जाएगा तो इसमें नुकसान है। इसमें भी टोटल 30 डॉक्यूमेंट होंगे, उन 30 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, ठीक है, तो इसके लिए यही बात बताएगी। अब लोगों को ये समझ इसलिए नहीं आया था क्योंकि लोगों को डर था। जब लोगों ने एनआरसी का नाम सुन लिया तो यहाँ पर बड़े बड़े दंगे फसाद होने लगे। वो दंगे फसाद किस लिए होने लगे, क्योंकि जब आपने ध्यान से देखो तो एनआरसी में जो डेट सिलेक्ट की गई थी वो 24 मार्च 1975 की सिलेक्ट की गई थी, और जो एनपीआर में जो डेट सिलेक्ट की गई है अभी तक तो डेट ही इसकी नहीं डिक्लेयर हो चुकी है, अभी एनपीआर लागू ही नहीं हुआ, कोरोना खा गया, ठीक है। तो आप 24 मार्च 1971, तो लोगों को डर यही लग रहा था कि जब एनआरसी आया था तो 24 मार्च 1971 डेट लिखी थी, जब एनपीआर आएगा तो क्या यही डेट ली जाएगी क्या, 24 मार्च 1971? नहीं भाई, नहीं ली जाएगी। अरे भाई, हमसे एनआरसी से क्या लेना देना है? ये जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान ये सब वगैरह वगैरह सब लड़ाई कर रहे हैं, इनसे हमसे क्या, इनसे मतलब है? हम तो भाई, हमारा तो केवल जनसंख्या है भाई, हम तो भारतीय ही हैं, क्योंकि हमारे माता पिता भारतीय थे। आपको 5वां कहता ही है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक है, ये आपको मिल ही जाता है, ठीक है। और इसके बाद में तो जन्म के आधार पर नागरिकता तो हम लोग तो मिल ही रहे हैं, तो हमसे इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर
अभी कोई डेट सिलेक्ट नहीं हुई है, लेकिन आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डेट आएगी वो नियर अबाउट आएगी, ऐसे मतलब आस ही पास आएगी। अभी भी देखो कोई डेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की गई है, तो इसमें ज़रा से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 30 डॉक्यूमेंट में से लिस्ट है, लिस्ट बी में से 15 में से आप 30 डॉक्यूमेंट में से कोई आप 2 डॉक्यूमेंट या कोई 1 डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो, तो आपका एनपीआर में नाम आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप जा करके इसमें दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ भी दिखा सकते हो। आपने कोई ज़मीन ले रखा है, कोई आपका बीमा है, और या फिर आपने कोई मतलब आपका कोई ऐसा मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट ये बना हुआ है। ठीक है, कुछ भी आप दिखा सकते हो इसमें से। अगर आपने हाई स्कूल पास किया है, समझो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, काम खत्म, आपका नाम एनपीआर में आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया वालों को घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब एनपीआर बनेगा तो एक तरीके का ये जनगणना। अच्छा, हमको ये बताओ कि जो एनपीआर आ रहा है, ये जनसंख्या की जनगणना हो रही है या फिर नागरिकों की जनगणना हो रही है? ठीक है, तो एक तरीके की नागरिक इसमें काउंट नहीं हो रहे हैं, इसमें से जनसंख्या काउंट हो रहे हैं। ठीक है, कि कितनी जनसंख्या है। अगर 10 की जनसंख्या है तो हम 10 ही काउंट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास मतलब कितने नागरिक हो गए थे, नागरिक 10 और 3 कितने हो गए थे, 13 हो गए थे, तो इस तरीके से इसमें से हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो CAA, अब ध्यान से देखिए, CAA देखो, ये पढ़ने के लिए आप पढ़ो तो ये बहुत डिटेल में है। ठीक है, लेकिन हमको ज़्यादा चीज़ें इसमें से समझनी नहीं है यार, ज़्यादा चीज़ें हमको इसमें देखनी नहीं है, क्योंकि ये एक पूरा देखो CAA, NPR, NRC एक तरीके का पूरा धार्मिक मुद्दा बन गया, चुनावी मुद्दा बन गया। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें से बहुत मतलब धर्म पे इसमें से घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एग्ज़ाम बेस के लिए थोड़ा सा याद रखना है कि आप कैसे लोगों को समझा सकते हो, कैसे लोगों को बोल सकते हो, या आपको तो पता होना चाहिए ना कि इसमें से मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा ये है जो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद इसमें थ्योरी लिखते रहो, न जाने आप लिखने के 10-10 पेज भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, वो उसमें मैटर नहीं करता है। बट आपको अगर बेसिक चीज़ अगर नहीं बता पाए हो, आप ऐसे थ्योरी मन गढ़ंत कहानियाँ अगर लिखते गए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मेन मुद्दा यही था। तो CAA में मेन मुद्दा ये था कि इसी का 1955 का ये संशोधित रूप है, और इसमें 2014 यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 कंट्रियों में से आ जाने चाहिए भारत में, तो हम नागरिकता दे देंगे। इसी तरीके से NRC पूरे भारत में नहीं है, NRC केवल असम में है, और असम पे वो इस समय भी लागू भी है। इसमें से एक ये आपका 24 मार्च और 1971 के पहले भारत में आ जाने चाहिए, तब वो आपको नागरिकता NRC के तहत मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। और NPR ये आधार का क्या है, ये आधार का अपग्रेड है। ठीक है, इसमें से आपके टोटल एग्जैक्ट मतलब इसमें वैल्यूज निकल करके आएगी, कौन लोग कहाँ पर हैं, इस समय कहाँ पर हैं, और कितने लोग हैं, और कहाँ कहाँ रह रहे हैं, यानी किन किन सिटी में रह रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे 10 लोग यहाँ रह रहे हैं, 20 लोग वहाँ रहते हैं, 2 लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो वो पूरी वैल्यू आपकी काउंट होगी, आपकी फैमिली की पूरी वैल्यू एक ही स्थान पर काउंट हो जाएगी। जनगणना वाले किसी भी शहर में जाएंगे तो वैल्यू निकल करके वही आ जाएगी। ठीक है, अगर आप 10 लोग हो तो आप कहीं पर भी आप जाएंगे, आपके कहीं पर भी होंगे, वो 10 ही लोग पूरे काउंट होंगे। तो ये आपका हो गया NPR। तो CAA, NRC, NPR ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए हम आपको भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक पूरा बता दिए थे। ठीक है, अब हम आपको आगे बताएंगे भाग 3। ठीक है, तो अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ। भाग 1 जो है, भाग 1 में क्या है, संघ। भाई देखो रिवीजन करते जाइए, अदरवाइज भी पिछला भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं बताने का। संघ और राज्य क्षेत्रीय 1 से लेकर के 4 तक इसमें चर्चा है। भाग 2 क्या कहता है, भाग 2 है अभी जो मैंने बताया, नागरिकता की, सिटीजनशिप। ठीक है, ये इसमें से 4 के बाद क्या 5 से लेकर के 11 तक है। इसके बाद आएगा भाग 3। ठीक है, तो भाग 3 में आपका आएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार को हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 11 से 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम एक एक करके क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, जो पिछला अभी तक हम भूल गए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया होगा, आपने देखा कि नहीं देखा। अब देखो ये अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन होगा।
ठीक है। 2 में क्या कहता है, 2 में आपको ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तीसरा ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके वर्तमान राज्य में तोड़फोड़ कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसका सीमा क्षेत्र बदल सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ठीक है, बिहार से ये, और बिहार से झारखंड, ठीक है, इस तरीके से कोई, और ओडिशा से उड़ीसा, ठीक है, ये कई सारे नाम इसमें से सीमा परिवर्तन क्षेत्र कर सकती है। और चौथा में ये बोला गया कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जब ये रन कर रहे हों तो इसमें से राष्ट्रपति भी इसमें से कुछ नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति से इसमें से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। 5वें में ये बोला गया, अब इसमें आ गया नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता हमको कैसे मिलेगी, अनुच्छेद 5 के तहत। और इसके बाद अनुच्छेद 6 में ये बोला गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। 7वें में ये बोला गया कि भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ पर पाकिस्तान में सर्वाइव ना कर पाने के कारण पुनः भारत आ गए, उनको भी हम नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दे देंगे, ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या बोला गया कि विदेश भ्रमण करने पर, वहाँ पे नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9वें में ये बोला गया कि अगर आप वहाँ पे नौकरी करते करते, वहाँ पे रहने के लिए और वहाँ पे रहते रहते, वहाँ पे घूमते हुए आपने अगर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। 10वें में ये बोला गया कि जब तक आपने कोई देश विरोधी कार्य नहीं किया तब तक आपकी नागरिकता सेव रहेगी, आपकी नागरिकता बची रहेगी, ठीक है। इसके बाद 11वें में ये बोला गया कि नागरिकता संबंधी जो भी कोई कानून होगा वो संसद का आपका क्या, गृह मंत्रालय बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक हो गया, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ते रहिए और इसको पूरा रिवीजन करिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको भाग 3 मूल अधिकार आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।